चलो my dear friends, can we start? So very good morning to all of you. How are you all? Doing great? So मैं आपको बता दूं, आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे जहां पे हमने कल का लेक्चर छोड़ा था. सही बात है. तो मैंने आपको कल जाते जाते एक सवाल पूछा था, आई गेस. क्या आप उसका जवाब लेके आ गए? ओके, सवाल क्या था? सवाल यह था कि हु इज द बिगेस्ट अथॉरिटी इन इंडिया. थोड़ा सा कल के लेक्चर को रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन पे जंप करते हैं. ठीक है. तो कल हमने अपने सिलेबस का डिस्कशन करा हुआ था कि सिलेबस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे. तो अपना सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है. सही बात है. जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए किस बारे में बताएंगे? पार्ट ए है आपका लॉ, और पार्ट बी किसका है? बीसीआर. लॉ कितने मार्क्स के लिए है? 60 मार्क्स. और बीसीआर 40 मार्क्स. लॉ में आपको कितने लॉ पढ़ने हैं? 5 एक्ट्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आपको पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन आपको पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट, देन पढ़ना है एलएलपी, एंड देन पढ़ना है कंपनीज एक्ट. और बीसीआर के अंदर हमने सिलेबस अब तक डिस्कस नहीं करा है, जिसके अंदर कुछ राइटिंग स्किल्स होंगे आपके, है ना, कुछ ग्रामर स्किल्स होंगे. सही बात है. तो इसके रिलेटेड आपके टॉपिक्स आपको बीसीआर में सीखने को मिल जाएंगे. क्लियर है? ओके, बताएंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा थियोरेटिकल है कि एमसीक्यू है? पूरा 100 मार्क्स का थियोरेटिकल डिस्क्रिप्टिव लिखना है. इसमें एमसीक्यू पैटर्न आपको सवाल पूछे जाएंगे नहीं, पूरा जो है वो आपको लिखना है. सही बात है. टॉपिक वाइज जो आपका वेटेज है वो मैं आपको उस टॉपिक के टाइम पे आपको बता दूंगा. ठीक है. ये वेरी होते रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहरहाल देखा जाए तो जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का वो तो फिक्स ही होता है. ठीक है. इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करते हम लोग, उसके बारे में चर्चा जब वो टॉपिक आ जाएगा तब कर लेंगे. अभी मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक इतने मार्क्स के लिए, वो टॉपिक उतने मार्क्स के लिए. साला यहाँ पे सिलेबस याद नहीं रहता है. ओके. और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए वो कैसे याद रहेगा? वो जब हमारा टॉपिक हो जाएगा तब हम उसको इंपॉर्टेंट दे देंगे, भैया ये टॉपिक इतने मार्क्स के लिए है तो इसको इतना इंपॉर्टेंट दीजिएगा. सही बात है. ठीक है. तो जैसे टॉपिक शुरू हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है. ठीक है. ओके. उसके बाद मैंने ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद लॉ मेकिंग के प्रोसेस को शुरू करने के लिए मैंने आपको एक सवाल पूछा हुआ था कि विच इज द बिगेस्ट अथॉरिटी इन इंडिया. सही बात है. अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? दैट हाउ द लॉ इज मेड इन इंडिया. ओके. दिस इज द क्वेश्चन कि इंडिया में लॉ बनता कैसे है. उसके लिए पहला सवाल मैंने आपको क्या पूछा था? दैट विच इज द बिगेस्ट अथॉरिटी इन इंडिया. तो मैंने आपको ऑप्शन भी दिए थे, आई गेस, है ना. तो ऑप्शन पहला क्या था? पहला ऑप्शन है अपना सुप्रीम कोर्ट, है ना. सुप्रीम कोर्ट. फिर है आपका पार्लियामेंट, फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं, या फिर अपने प्रेसिडेंट. ओके. और कोई? तो कैन यू से दैट इनमें से कोई नहीं है? क्या मैं एक वर्ड और लिखूं? ओके. तो क्या ये सबसे बड़ा है? एक बात बताना मुझको कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होगी, ये कहां पे लिखा है? देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. कहां पे लिखा है ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है. मतलब ये इससे डिराइव हुआ है. इंडिया में पार्लियामेंट होगी, कहां पे लिखा है? संविधान में लिखा है ना. इंडिया में सरकार होगी, कहां पे लिखा है? प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे. तो ये तो सब उसके सबऑर्डिनेट हो गए और ये सबसे सुपीरियर हो गया. मतलब इंडिया में जो सबसे बड़ी पावर जिसकी भी है, इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किसके बलबूते हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है. मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला तो उससे भी बड़ा होगा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने तो बनाया रहेगा ना. अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला तो उससे बड़ा होगा. सही कि गलत? तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? ओके, डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी. लेकिन बी आर अंबेडकर जी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनको लिखने के लिए बोलने वाला तो उससे बड़ा होगा, है कि नहीं. ऐसा है क्या? बी आर अंबेडकर जी खुद आ गए और खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिए?
उनको किसी ने तो पावर दिया होगा ना, तो ये पावर दिया किसने? हु गिव द पावर कि आप भैया लिखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हमको इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस समझना पड़ेगा। उसके लिए हमको इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस समझना पड़ेगा कि इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस शब्द को तो जानते हो। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म लोकसभा? यस और नो? बताएंगे व्हाट इज लोकसभा? तो बताएगा लोकसभा क्या होता है? लोक अदालत होती है। अच्छा, आपने कभी इस बिल्डिंग को देखा है? कभी ऐसे वाले ये देखा आपने कभी? क्या होता है ये लोकसभा है। इसके अंदर कुछ लोग होते हैं, है ना? ये तो कई लोग बैठे हुए हैं। कौन होते हैं ये लोग? ये मिनिस्टर्स होते हैं। अरे श्योर, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको चुनता कौन है? इलेक्टेड बाय, कम ऑन, सो पीपल ऑफ इंडिया। सही बात है। अरे लोकसभा के इलेक्शन होते कि नहीं होते हैं? है ना? अभी आई गेस अगले साल लोकसभा इलेक्शन है 2024 में, आई गेस 24 में। अभी तो 22, 23 और 23 में कि 24 में है? 24 में है ना, मतलब एक साल के बाद 24 में इलेक्शन आएंगे। ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, मतलब होता क्या है? देखो, अगर मान लो हमारे इंडिया में कोई कानून बनाना है, कोई कायदा बनाना है, ओके, जैसे मान लो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट है। डाउरी समझ रहे हो ना? हुंडाबंदी कायदा है कि नहीं है? तो ये कायदा बनाना है, फोर्स से कायदा बनाना है कि जो भी डाउरी लेगा उसको इतना इतना पनिशमेंट, ये कायदा बनाना है। तो कायदा बनाना है किसके लिए? लोगों के लिए। लोगों के लिए बनाना है ना। लोगों को पूछना पड़ेगा कि हम ये कायदा बना रहे हैं, बताएंगे ये कायदा हम बनाए कि नहीं बनाए। लोगों को पूछना पड़ेगा ना, लोगों के लिए बना रहे, लोगों को पूछना पड़ेगा। हमारी इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? लगभग 140 करोड़। ये गवर्नमेंट सबके कान में जाके पूछेगी वो बनाए क्या? सबके कान में आके पूछ, बताओ। 140 करोड़ जनता को, सबको इंडिविजुअल, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, इनको। भाई कायदा बनने के लिए 10 साल लग जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इसीलिए ये जो पूरा इंडिया है, अभी इंडिया का मैप मैं नहीं बनाता हूं, मुझको इंडिया का मैप बनाना नहीं आता है। ओके, ये रहा अपना इंडिया, ठीक है? ये अपना इंडिया, सही बात है। इस इंडिया में रहते हैं 140 करोड़ जनता। इस 140 करोड़ जनता को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स। देयर कुड बी मल्टीपल पार्ट्स इन वन स्टेट। ओके, तो ये पूरा जो इंडिया है इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होंगे वो होंगे 545। कितने? ठीक है, तो ये मेरा इंडिया, चलो बनाता हूं इंडिया। ओके, ये एलो में इंडिया। तो ये मेरा इंडिया है। इस इंडिया को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। ओके, 545 पार्ट्स में मैंने इंडिया को डिवाइड करा है। सही बात है। इस पार्ट में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है? इस पार्ट में कुछ लोग रहते हैं, इस पार्ट में कुछ लोग, ये लोग रहते हैं, है ना? लाइकवाइज इंडिया में बहुत सारे, इन पार्ट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 545 मेंबर्स, 545 पार्ट्स में से हर एक पार्ट में से एक एक बंदे को चुनना है। सही बात है। ओके, एवरी पार्ट में से एक एक बंदे को चुनना है। मेरी बात समझे? तो पूरे इंडिया के 545 पार्ट्स में से एक एक बंदे को चुनना है, और इसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन का प्रोसेस।
तो पूरे लोकसभा में कितने सीट्स है? 545, 545 सीट्स, जिसके इलेक्शंस होते हैं, है ना? हमारे इलाके में भी इलेक्शन होते कि नहीं होते? हम वोटिंग करते कि नहीं करते? अभी 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो यू माइट हैव वोटेड, तो आपको वोट करना होता है। हर एक इलेक्शन की जो पार्टी होती है, ओके, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपना अपना उम्मीदवार देता है। जैसे मान लो इस पार्ट के लिए, ओके, इस पार्ट के लिए, इंडिया की इस पार्ट के लिए मान लो बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट दिया है, आपने अपना एक कैंडिडेट दिया है। तो इस पार्ट के जो लोग हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बहुमत देकर के उसको चुन के ऊपर भेजेंगे लोकसभा में, है ना? और ऐसा हर एक पार्ट के साथ होगा। तो लोकसभा में क्या होंगे? 545 मेंबर्स होंगे जो इंडिया के इन पार्ट से चुन के जाएंगे। सही बात है? क्लियर है? अब लोकसभा के साथ साथ और एक सभा होती है जिसका नाम है राज्यसभा। नाउ यू टेल मी, लोकसभा तो मैंने बता दिया कि इंडिया के पूरे इंडिया को 545 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट में से कोई ना कोई चुन के जाएगा। सर ये राज्यसभा में कौन होता है? सिविक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा, स्टेट सीएम क्या करते हैं? स्टेट सीएम होते हैं उधर। अच्छा अच्छा, राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं बताओ? जैसे लोकसभा के 545, तो राज्यसभा के कितने होते हैं? 47। राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं 245। कितने होते हैं? सिविक को 15 मार्क के रखा था ना आपने स्कूल में, रट के जाना है कुछ, बस 15 मार्क का आता है, वो लिख के आएंगे, बाकी और हमको कुछ नहीं आता उसमें, है ना? भारत के नागरिक नालायक। 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। सही बात है। अब ये चुन के कहां से जाते हैं? ऐसा होता रहेगा, ये लोकसभा में जितने मेंबर है ना, इनमें से कोई चुन करके इधर जाता रहेगा, है ना? लोकसभा राज्यसभा। सही कि गलत? एकदम नालायक, भद्दा सा आंसर। जैसे सेंट्रल पे लोकसभा राज्यसभा होती है ना? ये हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। वैसे स्टेट में भी कुछ होता है, इफ यू रिमेंबर। कभी इस बिल्डिंग को देखा है? टीवी में, न्यूज चैनल्स में देखा है कि नहीं देखा है? ये वाला बिल्डिंग देखा है कि नहीं देखा है? इसको बोलते हैं विधान सभा, विधान परिषद। हर एक स्टेट की, जैसे इंडिया की थोड़े स्टेट्स है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर एक स्टेट की विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे लोकसभा राज्यसभा ऊपर होते हैं। बताएंगे मुझको विधानसभा विधान परिषद में कहां पे? विधान सभा और विधान परिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? हाउस ऑफ नहीं, उसको बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा विधान परिषद। बताएंगे इन मेंबर्स को कौन चुनता है? विधानसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? आपकी भाषा में बताओ। आमदार को कौन चुन के देता है? हम ही चुनते हैं ना। हम 2 बार ही वोट करते हैं, एक खासदार को चुनने के लिए जो यहां पे होते हैं, है कि नहीं, और आमदार को चुनने के लिए हम 2 बार ही वोट करेंगे, है कि नहीं? तो यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा के जो आमदार होते हैं, उसको भी हम ही चुनते हैं। हर एक स्टेट के लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। और यहां से जो लोग चुन के जाते हैं, आमदार जो चुन के जाते हैं, इनमें से कुछ लोगों को हम लोग राज्यसभा में भेजते हैं। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? क्लियर है? तो जो हम बात कर रहे थे राज्यसभा, ओके, या हम बात करते लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इंडिया के जितने भी लोग हैं
वो वोट करते हैं और लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। इनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार, है ना। और राज्यसभा के जो 245 होते हैं वो हर एक स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के जो स्टेट असेंबलीज है उनमें जितने भी लोग चुन के जाते हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट के लोग जो चुन के देते हैं आमदार, ओके, जो आमदार, इन आमदारों में से क्या होता है, कुछ लोग चुन के कहां पे जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। मतलब राज्यसभा के लोग भी हम ही चुनते हैं इनडायरेक्टली। राज्यसभा के लोग भी हम ही चुनते हैं, लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली। सही बात है, इसको डायरेक्ट वोटिंग होता है, इसको इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, बिकॉज इनको हमने ही चुना है। सही बात है, क्लियर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इंडिया के अंदर कोई भी लॉ, मैंने एग्जांपल दिया था डाउरी का, सो डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर हमने बोला है कि कोई भी इंसान इस इंडिया के अंदर डाउरी नहीं लेगा, और लेगा तो उसको इतना इतना पनिशमेंट, ऐसा हमने एक्ट लिख दिया, ऐसा हमने कायदा बना दिया। अब ये कायदा बनाना है तो लोगों को पूछना पड़ेगा, लेकिन लोगों को नहीं पूछ सकते, 140 करोड़ जनता है, सबको पूछते बैठेंगे तो ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो एक्ट हमने बनाया है, ये जो भी हमने कायदा लिखा हुआ है, इस एक्ट को हम लोग लेके जाते हैं कहां पे, लोकसभा में। और लोकसभा में जो 545 लोग यहां पे बैठे हैं, ये बैठे हैं ना इधर लोग, इनके सामने रख देते हैं, इनको पूछते हैं कि बताओ ये एक्ट पास करे कि नहीं करे, है ना। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से धनंजय महाडिक साहब लोकसभा मेंबर है कि नहीं, है ना। तो वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा एक्ट है। अब उन्होंने बोला अच्छा एक्ट है, हाँ पास कर दो, मेरी हामी है, मेरा कंसेंट है, तो बताएंगे ये किसने हाँ बोला, उन्होंने कि आपने। हाँ उन्होंने बोला है, लेकिन कहा किसने एक्चुअली में, अरे हमने चुन के दिया ना उनको, तो उन्होंने हाँ बोला, तो हाँ बोला किसने, ये हामी है किसकी, आपकी कि उनकी, माना जाएगा ये आपकी हामी है। ऐसे इंडिया के जो 545 पार्ट्स है, ओके, इन्होंने बोला यस, इसका मतलब है इन लोगों ने बोला यस, इन्होंने बोला नो, इसका मतलब इन लोगों ने बोला नो, इन्होंने बोला यस तो इन लोगों ने बोला यस। सही बात है, एंड लाइकवाइज। तो यहां पे जितने लोगों की मेजॉरिटी आ जाती है लोकसभा में, अगर मेजॉरिटी आ जाती है 545 मेंबर्स, ओके, 545 मेंबर्स से अगर मेजॉरिटी आ जाती है, सिंपल मेजॉरिटी 50% से ज्यादा, तो माना जाता है कि ये एक्ट पास हो चुका है लोकसभा में, मतलब लोगों ने इसको पास करा है। सही बात है। जैसे 545 में से 500 लोगों ने यस बोला, इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी इंडियन लोगों ने हां बोला। क्लियर, मेजॉरिटी इंडियन लोगों ने हां बोला। अब बस लोकसभा में इसको पास करने से मतलब नहीं होता है, इस सेम एक्ट को हमको राज्यसभा में भी लेके जाना पड़ता है ना। ऐसा क्यों, लोकसभा में हाँ बोला तो हाँ ही होना चाहिए ना, क्योंकि वो इंडिया के लोगों ने ही हाँ बोला है। लेकिन लोकसभा में जिनकी मेजॉरिटी है, जरूरी नहीं है कि राज्यों में भी उनकी ही मेजॉरिटी हो। जैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी है, इसीलिए तो राज्यसभा एक गठित करी गई है, जहां पे राज्यों में जो मेजॉरिटी है उनसे भी कुछ लोग आते हैं। अब यहां पे है बीजेपी की मेजॉरिटी, लेकिन राज्यों में हो सकता है बीजेपी की सरकार ना हो, मेजॉरिटी ली, है ना। वेस्ट बंगाल में मान लो ममता बनर्जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कोई जो भी बंदा है उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में कोई और सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी है। भले ही लोकसभा में हमने मोदी जी को या फिर बीजेपी को चुन के दिया है, लेकिन राज्यों में अलग अलग लोगों की सरकार है ना। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी के साथ उनका कनेक्शन हो गया ना, एस्टेब्लिशमेंट हो गया। हर एक राज्यों में अलग अलग सरकार हो सकती है। तो आप मुझको बताएंगे राज्यसभा में बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे पार्टीज के लोग जाएंगे ना, है कि नहीं।
लोकसभा में भले ही बीजेपी के मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में राज्यों में अलग अलग सरकार होने की वजह से वहां पे बीजेपी छोड़ के लोग आएंगे ना, तो इनको भी पूछना पड़ेगा अदर पार्टी। सही बात है। और अगर इनको भी लगता है कि हाँ ये कायदा सही में अच्छा कायदा है जो इंडिया में लागू करना चाहिए, जैसे डाउरी नहीं होनी चाहिए, ये बीजेपी को भी लगता है और अदर पार्टीज को भी लगता है, तो यहां पे भी पास हो जाएगा और यहां पे भी पास हो जाएगा, तो ये कायदा इंडिया में अप्लाई करने लायक है। तो कैसे हो जाएगा? बीजेपी ऐसे कायदे लेके आ सकती है जो राज्य मान्य ना करे, इंडिया के लोगों के लिए वो कायदा अच्छा नहीं है। जैसे मान लो बीजेपी ने एक कायदा ला दिया, ओके, कल से इंडिया के अंदर इनकम टैक्स रेट हो जाएगा 90%। आप 10 रुपए कमाएंगे, 90 रुपए सरकार को देंगे। आप 10 रुपए कमाएंगे, सॉरी 100 रुपए कमाएंगे, 90 रुपए सरकार को देंगे। भाई ये तो लोकसभा में पास हो ही जाएगा। क्यों? तो लोकसभा में मेजोरिटी किसके सीट्स है? तो बीजेपी ने ये बिल लाया है तो वो तो पास होने ही वाला है, लेकिन राज्य में वो पास होगा क्या? राज्यसभा में पास होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये गलत कायदा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लोगों के ऊपर जाती हो जाएगी। अगर ये कायदा लेके आए तो यहां पे पास नहीं होगा, तो बताएंगे क्या ये बिल इंडिया पे लागू करा जाएगा? तो कौन से बिल इंडिया के ऊपर अप्लाई करे जाएंगे जो सही में इंडिया के लोगों के लिए अच्छे है और दोनों हाउसेज जानते हैं कि ये कायदा हमारे लिए सही है। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट अच्छा है, टेररिज्म एक्टिविटी को रोकना, दोनों भी चाहते हैं, मतलब जो सही है वही इंडिया में लागू करा जाएगा। और इसको ही बोलते हैं अपनी डेमोक्रेसी। लोग लोकशाही को कुछ और समझते हैं, लेकिन इसका चेहरा कुछ और है। बताएंगे ये प्रोसेस सही कि गलत? दुनिया में ऐसा प्रोसीजर कहीं नहीं है, बस इंडिया में है, और जो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी को हम कुछ और समझते हैं, वो है कुछ और। मेरी बात समझे? क्लियर है? तो मैं आपको सवाल जो पूछा था, दैट इज इंडिया में लॉ बनता कैसे, तो आप बताएंगे इंडिया में लॉ बनता कैसे है? कोई भी कायदा कोई लिखता है कि ऐसा ऐसा कायदा बनाना चाहते हैं हम लोग, और उस कायदों को लेके कहां पे जाएंगे? लोकसभा। लोकसभा में उसको प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा में मेजोरिटी लेके आएंगे। अगर लोकसभा में मेजोरिटी आ गई तो उसको लेके जाएंगे कहां पे? राज्यसभा में लेके जाएंगे, राज्यसभा में भी मेजोरिटी लेंगे, और फिर लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसको कहां पे लेके जाएंगे? इंडिया के प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब इसको साइन करेंगे। आज इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? मुर्मू जी, है ना? लेडीज लोग, यू शुड बी प्राउड ऑफ हर, है कि नहीं? सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वन प्रतिभा पाटिल, है ना? अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, तो ये मुर्मू जी के पास लेके जाएगा, और मुर्मू जी क्या करेगी? उसको देखेगी, हाँ अच्छा अच्छा, साइन करेगी, और फिर जाके वो क्या बनेगा? एक्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा लॉ। एनी डाउट? तो इंडिया में कायदे ऐसे बनते हैं। इंडिया में कायदा बनता है सेंट्रल को पूछ करके और साथ साथ स्टेट्स को पूछ करके, इसका मतलब लोगों को पूछ करके। बताएंगे लोकसभा राज्यसभा में कौन होते हैं? मिनिस्टर्स या आपके रिप्रेजेंटेटिव? हम आपके रिप्रेजेंटेटिव। लोकसभा में पास हुआ मतलब किसने पास करा? मिनिस्टर्स ने कि आपने? आपने। राज्यसभा में पास हुआ मतलब किसने पास करा? राज्य सरकार ने या आपने? आपने। इसका मतलब लॉ इंडिया में बनाता कौन है? लॉ इंडिया में बनाता कौन है? पार्लियामेंट की आप? आप। यस और नो? इन तीनों के मिलके हम बोलते हैं इसको पार्लियामेंट। सही बात है? संसद, संसद इन तीनों को मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्लियर है? लेकिन पार्लियामेंट इज नथिंग बट द पीपल ऑफ इंडिया। तो बताएंगे इंडिया में लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट की आप? आप। आपने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया है कि आप लॉ बनाइए हमारे लिए। सही बात? तो बताएंगे सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो अभी भी अधूरी है। आपने बता दिया लॉ, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें होती है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कब? कोई बताएगा मुझको? ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कब? विच इज द डेट?
ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया बेटा? नहीं, 1950 एग्जैक्ट डेट 26 जैन 1950। लेकिन ये बना कब था, बन के तैयार कब? ओके, सो ये 26 जैन 1949 या 26 नवंबर आई गेस, 26 नवंबर आई गेस, है ना, नवंबर, यस, 26 नवंबर 1949। और अपना इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15th ऑफ अगस्त 1949। हाँ जी, अरे इसको क्या हो गया, वेट, वेट, इसको शुरू करते हैं। यस, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। तो इस दिन को क्या कहते हैं हम लोग? कम ऑन, रिपब्लिक डे कहते हैं, है कि नहीं? है, सही बात है, उसको कहते हैं रिपब्लिक डे। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद, दैट इज 1947 से लेके 1950, इस समय में कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, बिकॉज 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में था पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में थे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कब? उसके पहले, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो इन 2-2.5 सालों के अंदर कौन था जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पावर दे रहा था? तो ब्रिटिशर्स का एक एक्ट बना था, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के तहत पार्लियामेंट बनी थी, देन पार्लियामेंट जो एक टेम्पररी पार्लियामेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फॉर्म करी गई थी। तो उस पार्लियामेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पावर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जी को दिया, और फिर उन्होंने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद जो पार्लियामेंट बनी है वो अपने इलेक्शन प्रोसेस से बनी है। सही बात। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं देते हैं, बस हमको ये समझना है कि इंडिया के अंदर अगर लॉ बनना है तो वो बनना है पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सही बात है, क्लियर है? अब लॉ में भी 2 प्रकार हो सकते हैं। कितने? 2। एक होता है सेंट्रल एक्ट और दूसरा होता है स्टेट एक्ट। एक होते हैं सेंट्रल एक्ट और दूसरे होते हैं स्टेट। सेंट्रल एक्ट माने ऐसे एक्ट जो पूरे इंडिया पे अप्लाई कर जाते हैं। ऐसा एक्ट जो सेंट्रल पार्लियामेंट बनाएगी, जो पूरा इंडिया फॉलो करेगा। मेरी बात समझे? और ऐसे एक्ट होते हैं जो स्टेट एक्ट होते हैं, जो कोई पर्टिकुलर स्टेट फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में लीकर बैन है, दारूबंदी, गुजरात में दारू नहीं बेचेंगे। गोवा के अंदर गुजरात ने एक्ट बना दिया। कौन सा एक्ट बना दिया? कौन सा एक्ट बना दिया? गुजरात बोलेगा दारू नहीं पीने का, लीवर सड़ जाता है कि नहीं? तो बताएंगे गोवा के अंदर सेम एक्ट फॉलो करे? गोवा के अंदर सेम एक्ट फॉलो करे क्या? क्यों? गोवा का टूरिज्म ही उस पर चलता है कि नहीं? तो गुजरात में लीकर बैन है, ये उन्होंने अपने स्टेट के लिए खुद से एक्ट बना दिया है कि हमारे स्टेट में दारू नहीं चलेगा, बाकी अपने स्टेट में जो भी दंगा घालना है वो घालो, लेकिन हमारे स्टेट में तो दारू बैन है। जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा बंदी है कि नहीं महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद का एक्ट बना दिया, क्या? गुटखा बंदी। सही बात है। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल में पार्लियामेंट बनाता है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं
जो वो स्टेट अपनी अपनी पावर रख करके अपने अपने स्टेट के लिए बना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल भी उसी पे एक्ट बना दे और स्टेट भी उसी पे एक्ट बना दे? जैसे इनकम टैक्स की बात करेंगे, बताएंगे मुझको इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है, सेंट्रल की स्टेट? इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है, सेंट्रल की स्टेट? हरीशा, क्या कोई स्टेट का खुद का इनकम टैक्स एक्ट नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल ने बोला कि टैक्स है 30%, कितना? 30%। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है हम भी अपना इनकम टैक्स लगाएंगे 30% का। तो महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मान लो मैंने कमा ली 1 लाख रुपए, तो उसमें से 30%, दैट इज 30,000 इसको किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल को। और 30,000 किसको देना पड़ेगा? स्टेट को। तो मेरे हाथ में क्या है बचा? तंबूरा। तो बताएंगे ये इनकम टैक्स वाला एक्ट कौन बना सकता है, स्टेट या सेंट्रल? सेंट्रल ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, उस लिस्ट में कुछ नाम दिए गए कि इस बारे में आप ही एक्ट बनाओगे। जैसे सेंट्रल को कुछ पावर दिए कि सेंट्रल आप इस बारे में एक्ट बना सकते हो, इसके बारे में स्टेट एक्ट नहीं बना सकता। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पूरे इंडिया पे लगेगा एक साथ, इसके लिए स्टेट कोई एक्ट नहीं बनाएगा। मेरी बात समझे? क्लियर है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट दिया है जिस लिस्ट के तहत सेंट्रल एक्ट बनाएगा, और स्टेट के लिए कुछ लिस्ट दिया हुआ है जिसके लिए स्टेट आप अपना अपना कायदा बना सकते हो। जैसे लीकर के बारे में स्टेट को स्पेसिफिक पावर दिया है कि आप चाहो तो लीकर को बैन कर सकते हो। क्लियर है? गुटके के बारे में आप अपना अपना कायदा बना सकते हो। इनकम टैक्स स्टेट आप नहीं बनाओगे, सेंट्रल बनाएगा, तो सेंट्रल ही बनाएगा। जीएसटी एक्ट सेंट्रल ही बनाएगा। टैक्सेशन के मैटर्स, जैसे क्या सरकार अपना अपना खुद का पुलिस का एक्ट बना सकती है? अपना अपना इंटरनल पुलिस वाला, हर एक स्टेट का अपना अपना पुलिस है ना, तो वो एक्ट बना सकती है ना। लेकिन मिलिट्री के बारे में कौन एक्ट बनाएगा, डिफेंस के बारे में सेंट्रल। तो इसे लिस्ट स्पेसिफाई करे गए हैं, और इसलिए इंडिया के अंदर दो एक्ट होते हैं, स्टेट एक्ट और सेंट्रल। सेंट्रल जो पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, और स्टेट जो बस खाली स्टेट के लिए अप्लाई करता है। सही बात है? सही बात है? क्लियर है? तो आई गेस आपको अभी आइडिया आ चुका है कि लॉ बनते कैसे हैं और लॉ के प्रकार कितने होते हैं। क्लियर? जैसे हम कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। स्टेट की सेंट्रल, सेंट्रल पार्टनरशिप एक्ट स्टेट की सेंट्रल, सेंट्रल सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टेट की सेंट्रल, एलएलपी एक्ट स्टेट की सेंट्रल, कंपनीज एक्ट स्टेट की सेंट्रल। बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टेट के हो कि सेंट्रल के हो? आप पूरे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो ना कहीं पर भी जाकर के, तो आपको स्टेट एक्ट पढ़ना है कि सेंट्रल एक्ट पढ़ना है? तो आपको सेंट्रल एक्ट पढ़ना है। सही बात है? स्टेट वाले का आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, स्टेट वाले कुछ कोऑपरेटिव एक्ट हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो सीए बनने के बाद वो कोऑपरेटिव एक्ट को समझ करके उसकी अलग से एग्जाम दे करके आप क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन वो सीए बनने के बाद आपके सीए के कुरिकुलम में वो वाला सिलेबस नहीं डाला, बिकॉज एक सीए जो होता है वो पूरे इंडिया का होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता है। इसलिए आपको जो लॉ पढ़ाए जाते हैं वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, सेंट्रल। मेरी बात समझे? क्लियर है? दिमाग में बातें घुस रही है ना? लॉ कैसे बनता है वो समझ गए। अब मेरा एक छोटू सा सवाल है, पूछू? पूछू क्या? ये पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या अंतर है? भारत सरकार नाम सुना ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत सरकार, या भारत सरकार और पार्लियामेंट, इनमें क्या अंतर होता है? कोई मुझको बता पाए बस, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? कोई बताएगा? यस भाई और बहनों, बता दो।
सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या अंतर है? हाँ बेटा, कुछ नहीं। वैष्णवी जी बताइए। भारत सरकार और पार्लियामेंट। अच्छा एक बात बताना, पार्लियामेंट माने क्या? लोकसभा, राज्यसभा, सही बात है। लोकसभा में कितने सीट्स है? 545, जिसके अंदर एक ही पार्टी के कैंडिडेट होते हैं चुन के गए, या इंडिया के अंदर जितने भी पार्टीज हैं उन सबके कैंडिडेट्स होते हैं? आर यू श्योर? मतलब यूं हो सकता है कि 545 में से 400 कैंडिडेट बीजेपी के हो, 100 कैंडिडेट कांग्रेस के हो, और 45 कैंडिडेट आपके हो सकता है ना? है कि नहीं? तो पार्लियामेंट में इंडिया के अंदर जितने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े करे थे और जो चुन के गए हैं वो सब होंगे, है कि नहीं? लेकिन जिनकी मेजॉरिटी होगी, जिनके मेजॉरिटी कैंडिडेट चुन के जाएंगे लोकसभा में, उनको सरकार बनाने का हक होता है कि नहीं? जैसे हमारे इंडिया में हमने किसको वो अधिकार दिया है? बीजेपी को दिया है, बिकॉज उनकी मेजॉरिटी लोग चुन के गए हैं। तो जिनके मेजॉरिटी कैंडिडेट चुन के जाते हैं लोकसभा में, उनको सरकार बनाने का अधिकार होता है, गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होता है ना? लेकिन भारत सरकार अगर बनाएगा तो भारत को चलाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सब कामकाज अकेला प्राइम मिनिस्टर देखेगा। तो हमने इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, जैसे कि रशिया के ऊपर, रशिया ने कर दिया। किसके ऊपर? चाइना ने कर दिया। किसके ऊपर? अरे अभी चाइना ने नहीं किया अटैक। नालायक, कुछ पढ़ते हो या इंस्टाग्राम में देखते हो बस? ताइवान के ऊपर कर दिया ना? यस और नो? तो ये जो अटैक है वो हमारे ऊपर भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, चाइना कर सकता है कि नहीं? तो हमारे पास डिफेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमने बना दिया डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस ये चेक, ये डिपार्टमेंट देखेगा, सरकार यही बनती है ना। फिर हमने बाहर तो लोगों को रोक दिया, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ घमासान हो सकता है। तो इंडिया के अंदर भी शांति बनी रहनी चाहिए ना, तो इसके लिए अपने पास होम अफेयर चाहिए। तो हमने बना दिया डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर। ओके, होम मिनिस्ट्री बना दी। अब इन सबको लगता है पैसे, तो हमने बना दिया फिनांस डिपार्टमेंट, है कि नहीं? तो अपने पास 3 डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपके समझने के लिए 3 काफी है। डिफेंस, होम मिनिस्ट्री एंड फिनांस। तो हर एक के अपने अपने मिनिस्टर होते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फिनांस। जैसे होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस राजनाथ सिंह, फिनांस निर्मला सीतारमन जी। ऐसा नो नालायक, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ कुछ लोगों को पता है बस। तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर जो उस डिपार्टमेंट को चलाता है। भारत सरकार ऐसी चलती है ना, पैसे की बारी आती है तो फिनांस में बात करते हैं, डिफेंस की बारी तो डिफेंस में जाके बात करते हैं, कि नहीं? जैसे हमने चाइना के ऊपर बम फोड़ा है कि नहीं फोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? फिनांस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। इंडिया के अंदर कितना टैक्स लगाना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इंडिया को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, हर एक डिपार्टमेंट को कहते हैं मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय। और हर एक मंत्रालय के एक होते हैं मंत्री, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना? और इन सारे मिनिस्टर्स का एक, उनके ऊपर एक मिनिस्टर होता है जिसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसको नाम प्राइम मिनिस्टर क्यों है? बिकॉज ये सब मिनिस्टर्स का मिनिस्टर होता है, सारे मिनिस्टर इनके नीचे रह के काम करते हैं। अब 400 बीजेपी के कैंडिडेट चुन के गए हैं, तो 400 के 400 लोगों को मिनिस्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? मिनिस्ट्री लिमिटेड है, बाकी सारे लोग बस लोकसभा में अपनी आवाज रखते हैं, लोगों की आवाज, और इनमें से कुछ लोग देश को चलाते हैं। मेरी बात समझे? प्राइम मिनिस्टर,
मिनिस्टर्स और लोकसभा के मेंबर्स। कुछ ऐसा हायरार्की है। इनमें से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, इनको कहते हैं सरकार, भारत की सरकार। प्राइम मिनिस्टर और द ऑल मिनिस्टर्स, मेरी बात समझे, इनको कहते हैं भारत सरकार। एनी डाउट? एनी डाउट? सेंट्रल गवर्नमेंट माने क्या? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। ये कौन से पार्टी के होंगे? जो रूलिंग पार्टीज के होंगे, जो सबसे ज्यादा चुन के गए हैं। क्या बीजेपी वाले कांग्रेस को लेंगे क्या? बोलेंगे हट, उसको क्यों लेना? क्योंकि वो उन्होंने अपनी सरकार, अपने हिसाब से सरकार बनानी है ना, अपने हिसाब से सरकार चलानी है। सही की गलत? पक्का? तो कुछ इस प्रकार से ये भारत सरकार बनती है। तो आई गेस यू हैव स्पॉटेड द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में कौन होता है? सारे पार्टीज के लोग होते हैं। लेकिन सरकार में कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनके मेंबर चुन के गए लोकसभा में। सही बात है। लेकिन बताएंगे, लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या पार्लियामेंट बनाती है? लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या पार्लियामेंट बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है, सरकार उसको चलाती है। तो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट के हाथ में, लोगों के हाथ में है। लेकिन जो लॉ बना है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो देश को चलाती है एज पर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जैसे इंडिया में 30% टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये किसने डिसाइड करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ना। पार्लियामेंट में लॉ बना है ना कि इंडिया के अंदर इतना इतना इनकम टैक्स होगा, इंडिया के अंदर जीएसटी जीएसटी होगा। किसने डिसाइड करा? सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट? मतलब यहां पे सारे पार्टीज के लोग हैं ना। लेकिन ये जीएसटी कलेक्ट करा किसने? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो लॉ बनाते ये है, एडमिनिस्टर ये करते हैं। मेरी बात समझे? डिफेंस का एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने कि सरकार ने? लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री उस एक्ट को चलाता है। एनी डाउट? एनी डाउट सो फार? नो। तो लॉ बनाता कौन है, उसको चलाता कौन है, इसमें भी आपको डिफरेंस समझ गया है। भाई और बहनों, लॉ मेकिंग प्रोसेस आप जान चुके हो। वापस एक बार बताता हूं, इंडिया के अंदर लॉ बनाता कौन है? लोग। लेकिन ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है, लोग लॉ बनाएंगे, क्योंकि आपको तो कोई पूछा है नहीं। आप बोलेंगे सर कंपनीज एक्ट आने के टाइम में हमको किसी ने पूछा नहीं। सर आपको पूछा है, आपको नहीं, आपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को पूछा है जो कि लोकसभा में गए हैं। तो लॉ बनता कैसे है? पहले लोग बनाते हैं, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, प्रेसिडेंट साहब की साइन होती है और वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। इसका मतलब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, लोगों ने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और उसको एडमिनिस्टर करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको भी लोगों ने ही चुना है, जो मेजॉरिटी है यहां पे। लेकिन बस मेजॉरिटी होने से लॉ बनाने का पावर नहीं आता है, बिकॉज ये इंडिया के लोगों की आवाज है, और लोग एक ही पार्टी की आवाज होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टीज के लोग होंगे। सही बात है भाई और बहनों? एनी डाउट? एनी डाउट? नो। लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड देन पार्लियामेंट। क्लियर? पक्का? समझे? तो ये होता है लॉ। और हम पढ़ेंगे सेंट्रल लॉज, जो आपके सिलेबस के अंदर 5 एक्ट है। क्लियर है? जो आपको 60 मार्क के लिए आएंगे। और यही वाले लॉज जो पार्लियामेंट में बने हैं या उस टाइम के पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत पुराना एक्ट है, इंडिपेंडेंस के पहले वाला, पार्टनरशिप एक्ट पुराने वाला, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पुराने वाला, एलएलपी और कंपनीज एक्ट नया वाला है। मेरी बात समझे? जो इंडिया के पार्लियामेंट ने बनाया है, जो इंडिपेंडेंस के बाद बने, तो वो आपको पढ़ना है। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? और एक सवाल है, पूछो, छोटा सा पूछू क्या? आपकी इजाजत होगी तो आज का लास्ट सवाल पूछू। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाता है, तो कोर्ट क्या करता है? लॉजिकल सवाल है ना। पार्लियामेंट लॉ को बनाता है,
गवर्नमेंट उसको चलाता है, तो कोर्ट क्या करता है? अच्छा, मतलब कोर्ट जो है इस लॉ को फॉलो करना है कि नहीं करना है, इस बारे में हमको गाइड करता है कि नहीं? जैसे इनकम टैक्स की बात लेते हैं, पार्लियामेंट ने बना दिया 30% टैक्स देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है दे दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ना कि दे दो, हमको पैसा दे दो। आपका नाम क्या बेटा? सेजल जी बोल रही मैं नहीं दूंगी, कमाऊंगी मैं, हाँ, और टैक्स गवर्नमेंट को मैं नहीं देती, तुमको जो करना है करो। लॉ बनाया पार्लियामेंट, उसको अप्लाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये निर्मला सीतारमण जी सेजल जी के घर पे चलेगी, बोलेगी वो तुम्हारा 30% इनकम दे दो। सेजल जी बोले खून पसीने से कमाया मैंने, मैं नहीं दूंगी, बाकी सब लोग दे रहे, ये नहीं दे रही है। तो बताएंगे ये मामला जाएगा कहां पे? कोर्ट में जाए। तो निर्मला सीतारमण जी और सेजल जी दोनों चले गए कोर्ट के अंदर, और फिर वहां पे क्या हुआ? झगड़ा। सेजल जी बोल रही है जज साहब मुझे इंसाफ दे दो, मैंने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, उसका 30% ये गवर्नमेंट मेरे से मांग रहा है, मैं कैसे दूं, क्यों दूं, किस लिए दूं? निर्मला सीतारमण जी बोल रही है जज साहब पार्लियामेंट ने ऐसा एक्ट बनाया है जिसके अंदर हर एक इंडियन को अपने कमाए हुए पैसे से 30% का टैक्स देना है, ये लॉ है, ये कायदा है, प्लीज जज साहब इनको समझाइए। तो कोर्ट ने पूरी तहकीकात करी, लॉ को पढ़ा, और सेजल जी को बोला सेजल जी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको 30% का टैक्स देना है, बिकॉज ये कायदा बोलता है, देना है आपने। तो जो लॉ को एनफोर्स करने के टाइम पे हो सकता है कुछ कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट करें, लोगों को लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं दूंगी टैक्स। सेजल जी बोल रहे मैं नहीं दूंगी टैक्स, तो यहां पे कायदे को एनफोर्स करने में आ गई दिक्कत। तो ये दिक्कतें जो है लॉ को इंटरप्रेट करने के टाइम पे या लॉ को समझने में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा। अब बताएंगे सेजल जी ने टैक्स भरना है कि नहीं भरना है। दूसरा सिनारियो पकड़ते हैं, निर्मला जी इनके घर पे चलेगी, बोले कि हमको 50% टैक्स चाहिए। कितना? तो सेजल जी बोली मुझको पता है इंडिया के अंदर 30% टैक्स चलता है, 50% नहीं, मैं 30% दूंगी। निर्मला जी बोल रही ना आपने 50% देना है। सेजल जी बोल रही नहीं मैं कितना दूंगी? 50। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जज साहब ने पढ़ा एवरी इंडियन हैज टू पे 30% टैक्स। कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को नलायक गवर्नमेंट, तुम इनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो लेकिन कितना? 30। तुम गलत हो, ये सही है, 30% का टैक्स ले लो इनसे। तो जब लॉ को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, बिकॉज हर बंदा लॉ को अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल रहा है, तो उस मीनिंग को डिराइव करने के लिए एक सही लॉ ये कहता है, ये बताने के लिए अपने पास क्या चाहिए? कोड चाहिए। जैसे हमने कायदा बना दिया एंसेस्टर्स एक्ट कि बाप की प्रॉपर्टी इसको जाएगी, तो मान लो उसमें दो भाई दो बहनें हैं, दो बहनें बोल रही हमको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, दो भाई बोल रहे हमको चाहिए, उसमें से एक भाई बोल रहा मैं बड़ा हूं मुझको ज्यादा चाहिए, छोटा बोल रहा मैं छोटा हूं मेरे को नौकरी बिक्री नहीं सब मुझको चाहिए। झगड़ा हो गया। कायदा क्या कहता है इसके लिए लोग कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में कायदे के हिसाब से बोला जाएगा ये प्रॉपर्टी सब में इक्वली बांटी जाएगी, कायदा ये कहता है, और कायदे के हिसाब से प्रॉपर्टी सब में बांटी जाएगी। तो कायदा बनाता पार्लियामेंट है, सुनो अभी, कायदा बनाता, उसको चलाता, और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये 3 ऑर्गन्स है अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के, 3 ऑर्गन्स है, कायदे के 3 ऑर्गन्स, बनाने वाला, चलाने वाला और सुलझाने वाला। तो इन 3 ऑर्गन्स पे ही इंडिया चलता है। यू सी कोई भी चीज आप इंडिया में उठा लो इन 3 ऑर्गन से ही चलता है। जैसे मान लो किसने चोरी चपाटी करी, तो उसको उठाता कौन है? पुलिस कौन है? गवर्नमेंट है। वो कायदे को चलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तुमने चोरी करा तुमको उठाएंगे, चोरी नहीं कर सकते, किसने बोला? पार्लियामेंट ने बोला। इसको चलाए किसने? पुलिस डिपार्टमेंट ने। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट सजा दे सकता है क्या? उसको बस रख सकता है अपने
कंट्रोल में रख सकता है, अपने डिक्टेटरशिप में रख सकता है ना? लेकिन इसने चोरी किया है कि नहीं किया है, और किया है तो उसको 14 साल की सजा कौन देगा? बनाने वाला, चलाने वाला और सुलझाने वाला। तो ये 3 ऑर्गन्स अपने इंडिया के अंदर होते हैं। इसको 3 ऑर्गन्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया बोलते हैं। और 3 ऑर्गन्स पे ही आप भी काम करोगे। आपके क्लाइंट का टैक्स इधर उधर हो गया है ना, आपके क्लाइंट ने कोई लॉ को नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो इन्हीं 3 लेवल से आप काम करेंगे। आपको भी इन्हीं 3 लेवल को फॉलो करना है। एनी डाउट भाई और बहनों? नहीं? क्लियर है? तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर हमने पूरा डेडिकेट करा हुआ था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम मिलेंगे, तब हम लोग एक्चुअली अपने सिलेबस के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है? आई गेस दोनों लेक्चर आपको क्लियर है, एंड आई डू थिंक दैट यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ डेवलप सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन लॉ, इजंट इट? कि आपको लॉ में इंटरेस्ट पैदा हो चुका है? कि आपको लग रहा है कि कुछ भारी पढ़ेंगे हम लोग? ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होगा, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग होगा? जैसे आपके कॉलेज में आपके थ्योरेटिकल टीचर हुआ करते थे, वो बोलते थे ज्ञान लियून। नहीं, ऐसे नहीं, कॉलेज में ऐसे ना, आई हैव सो एक्सपीरियंस दैट थ्योरेटिकल टीचर मतलब ज्ञान लियून, ये होता है ज्ञान लियून, उसको रोटो और निकल जाओ एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमको प्रैक्टिकली इन बातों को अप्लाई करना है, तो इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। और मेरा सिखाने का तरीका ऐसा होता है कि मैं इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सिखाता हूं, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो कि भैया ये हमने पढ़ा है, इसको अप्लाई कैसे करें। जैसे कल ही मैंने बता दिया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, फिर जाके आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे। मेरी बात समझे? पार्टनरशिप को बनाने का प्रैक्टिकल एंगल देखना पड़ेगा, फिर जाके आप पार्टनरशिप बना सकते हो, क्योंकि आगे जाके सीए बनने के बाद आपको ये सारी बातें अप्लाई करनी है। तो आज हमको उसको प्रैक्टिकल एंगल से ही पढ़ना है। तो लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्लियर? समझे? और एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों है। ओके, मान लो मम्मी ने आपको चाय बनाने के लिए बोला। ओके, तो मम्मी बोल रही है एक काम करो, मैं पहले बनाती हूं, साथ साथ तुम लिखा करो। तो तुम्हें सब पेन और पेपर लेके बैठ गए। चाय बनानी आती है सबको? बॉयज, चाय बनानी आती कि नहीं आती है? आती है ना सबको? लेडीज आता है ना? तो चाय बनाने का प्रोसेस मम्मी आपको सिखा रही। मम्मी बोल रही है एक काम करो, पहले पतीला ले लो और गैस को शुरू करना पहले। तो आपने लिखा फर्स्ट गैस शुरू करो, देन पतीला ले लो, पतीले में पानी, आप लिख रहे हो, मम्मी प्रैक्टिकल कर रही है, आप लिख रहे हो। तो बताएंगे पूरा प्रोसेस अपने चाय बनाने का लिख दिया, पूरा प्रोसेस एक पेज पे लिख दिया। बताएंगे ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है? ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है? लेकिन ये बस थ्योरी रहेगी या प्रैक्टिकल भी होगा? तो आपका जो लॉ का बुक है वो थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? वो प्रैक्टिकल है, बस थ्योरेटिकल एंगल में लिखा हुआ है। एक्चुअली चाय बनानी है, बस कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल होता है करके कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता है। डू नॉट थिंक, ये दिमाग से निकाल देना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। वो तो बाय नेचर प्रैक्टिकल है, लेकिन लॉ थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एंगल भी है। चाय बनाने का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन चाय आपको बनानी है, तो इसको देखना किस एंगल से, प्रैक्टिकल की थ्योरी? प्रैक्टिकल ना। चाय बनाने का प्रोसेस ऐसे रटते आप लोग, पहले लो, पहले बोलो ना, हाँ सब कर दिया, गैस चालू ही नहीं किया, रट्टा हुआ था ना पूरा, वो स्टेप भूल गए थे, रट्टा हुआ था ना, गैस चालू करो, पतीले के साथ शुरुआत करा, गैस ऑन कौन करेगा भाई? तो ये होता है जब आप थ्योरी को थ्योरी की तरह देखते हो। देखो कि हमने इसको फॉलो करना है, चाय बनानी है भाई, चाय बनाने के लिए गैस ऑन करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर लॉ को पढ़ोगे तब जाके ये बातें दिमाग में घुस जाती है और एग्जाम में लिख पाओगे। क्लियर? तो लॉ को पढ़ना है किस तरीके से? तो लॉ थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। आर यू श्योर? पक्का? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो कल के लेक्चर पे मिलेंगे विद द सिलेबस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं कल इसी समय पे, इसी जगह पे और इसी शो के अंदर जिसका नाम है कौन बनेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।